हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू तनुभृत दिस साइड। इस चैनल पे मैं हर उस चीज़ के बारे में बात कर रही होती हूँ जो मैंने सीखी होती है, जो मैं सीख रही होती हूँ एंड जो मैं सीख चुकी होती हूँ एंड आई वांट टू शेयर कि आप लोगों को भी आसानी हो सीखने में। अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड विथ जनरेटिव एआई। मैं टेक फील्ड में हूँ तो आई स्टार्टेड लर्निंग दैट एंड आई वांटेड टू शेयर कि मैंने क्या सीखा। तो रिसेंटली अभी मैं AI 900 फॉलो कर रही हूँ एंड इस सीरीज़ में मैं AI 900 के बारे में बात कर रही हूँ। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट। तो आज का टॉपिक हमारा है जनरेटिव एआई के ऊपर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जनरेटिव एआई क्या है, जनरेटिव एआई के जो मॉडल्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है, इनकोडर, एम्बेडिंग, अटेंशन, इन सारे वर्ड्स के क्या मतलब हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद जनरेटिव एआई क्या है। देखो, एआई के बारे में हमने पहले भी बोला है, एआई हर उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का नाम है जो कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को इनहेरिट करती है, चाहे वो ऑटोनॉमस कार्स हो, चाहे वो एलेक्सा हो, चाहे वो तुम्हारा चैट जीपीटी हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये तुम्हारी ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर रही होती हैं। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करने का अब अलग अलग तरीके से देखो ह्यूमन इंटेलिजेंस रेप्लिकेट होती है। ठीक है, जनरेटिव एआई जो होता है, जनरेटिव एआई उन मशीन लर्निंग के उन मॉडल्स का नाम है जो कि एनएलपी बेस्ड होते हैं। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब कि ह्यूमंस की स्पीच, ह्यूमन की वॉइस, मतलब उनकी स्पीच हो गया, उनका लिखी हुई भाषा, उनके कानों का जो वो होता है, उन सारी चीज़ों पे जो मॉडल्स डेवलप किए गए हैं वो तुम्हारे जनरेटिव एआई पे उन्हें जनरेटिव एआई मॉडल्स बोला जाता है। और जनरेटिव एआई मॉडल्स के अंतर्गत वो सिर्फ उन चीज़ों को समझ नहीं रहे होते हैं, उन चीज़ों के थ्रू वो एक नया कंटेंट डेवलप कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारी ऑटोनॉमस कार है तो ऑटोनॉमस कार भी एक तरीके से ह्यूमन विजन को रेप्लिकेट कर रही है। ठीक है, बट वो खुद से कुछ नया नहीं जनरेट कर रही है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बोल दो कि ठीक है यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता ये है, अब तुम मुझे कुछ और तरीके का रास्ता बना के दिखाओ, या मतलब तुम कोई नई चीज़ नहीं डेवलप कर रहे हो ना, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उसी पे बात हो रही है। पर जनरेटिव एआई के मॉडल्स में क्या होता है कि तुम एक नया कंटेंट, जहाँ पे भी तुम एक नया कंटेंट जनरेट करवा रहे हो फ्रॉम एक गिवन सेट ऑफ इनपुट्स पे, दैट इज़ व्हाट जनरेटिव एआई इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, चाहे तुम उससे इमेज जनरेट करवाओ, चाहे तुम उससे कोई क्वेश्चन पूछ के आंसर जनरेट करवाओ, चाहे फिर तुम बातचीत कॉन्वर्जेसन करवाओ उससे, जहाँ पे बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम एक नया कंटेंट जनरेट कर रहे हो। वही जनरेटिव एआई का बेसिस है। ठीक है, अगर मैं इसे तुम्हें बिज़नेस टर्मिनोलॉजी में तुम्हें समझाऊँ तो ऐसे ये कह सकते हो तुम कि जैसे मान लो मेरे पास 20 डॉक्यूमेंट्स है, 20 डॉक्यूमेंट्स में बिज़नेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। अब 20 डॉक्यूमेंट में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है, अब तुम क्या चाह रहे हो कि तुम्हें दो चीज़ों के सवालों के जवाब चाहिए, और उसमें से एक जवाब तो है वो तुम्हारा पहले डॉक्यूमेंट में है, दूसरा जवाब तुम्हारे दूसरे डॉक्यूमेंट में है। अब तुम्हें उन दोनों को एनालाइज भी करवा के, कंपेयर करवा के एक आउटपुट बनवाना है। तो ये वाला जो तुम काम करवाना चाह रहे होते हो, तो दैट इज़ वेयर जनरेटिव एआई कम्स इनटू पिक्चर। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना देगा, उसे एक प्री सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, बट उस प्री सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो एक नया कंटेंट जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब ये जो होते हैं ना जनरेटिव एआई के मॉडल्स, ये होते हैं, ये लैंग्वेज मॉडल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, लैंग्वेज मॉडल्स तुम्हारे वो वाले मॉडल्स होते हैं जो एनएलपी के टास्क प्रोसेस करते हैं। जैसे कि तुम्हारा सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, इमेज जनरेशन हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है तुम्हें, कुछ टेक्स्ट को कंपेयर करना है तुम्हें, किसी डॉक्यूमेंट को समराइज़ करवाना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे लैंग्वेज मॉडल्स करते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज मॉडल्स भी जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक तो तुम्हारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, एक तुम्हारा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल होता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो मॉडल्स होते हैं जो जिन पर बहुत ज़्यादा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा डेटा पे ट्रेंड होता है वो। उसे फॉर एग्जांपल उसे फुटबॉल का भी पता होगा, क्रिकेट का भी पता होगा, चेस का भी पता होगा, स्विमिंग का भी पता होगा, उसे डांसिंग के बारे में भी पता होगा, उसे एस्ट्रोलॉजी भी पता होगी। तो उसे बहुत सारे ब्रॉड एरियाज़ के बारे में चीज़ें पता हैं।
SLMs जो होते हैं, जिन्हें हम स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी बोलते हैं, वो जो होते हैं वो एक स्मॉलर सेट ऑफ डेटा पे ट्रेंड होते हैं। और जब स्मॉलर सेट ऑफ डेटा पे ट्रेंड होते हैं तो फॉर एग्जांपल उसे फुटबॉल के बारे में ही पता होगा। बेनिफिट्स स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स का ये हो जाता है कि से फॉर एग्जांपल अगर तुम इंसान की तरह ही समझ लो, अगर तुम्हें सिर्फ फुटबॉल के बारे में जानना है तो तुम कम पैसे दे के सिर्फ उसी से बात करोगे ना जो तुम्हारा फुटबॉल कोच है, राइट। तुम ऐसे बंदे भी कुछ जाओगे जिसको फुटबॉल भी आता है, ये भी आता है, और तुम पैसे ज़्यादा दे रहे हो पर तुम्हें जानना सिर्फ फुटबॉल के बारे में है, तो उन केसेस में हम फिर SLMs के ऊपर जाते हैं, ठीक है। बट इररिस्पेक्टिव कि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है या वो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है, वो जो डिपेंड होते हैं, जो ये हमारे लैंग्वेज मॉडल्स बने हैं, जो अब बनने लगे हैं, वो बनते हैं तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के बेसिस पे। ये होता है वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें इसे समझाऊँ कि ये करता कैसे है काम, तो ये हम ऐसे देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक ब्लॉक तो मेरा होता है इनकोडर का, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक होता है मेरा डिकोडर का, ठीक है। तो इनकोडर वाला जो तुम्हारा ब्लॉक होता है, ये क्या होता है, इस पे जब हम इनपुट ट्रेन कर रहे होते हैं ना, जब हम इसे समझा रहे होते हैं कि अच्छा ये वाली वोकैबलरी भी है, तू हिंदी समझ ले, इंग्लिश समझ ले, तू फुटबॉल के बारे में समझ ले, इसके बारे में समझ ले, तो हम जब उसे इनपुट दे रहे हैं तो हम इनकोडर ब्लॉक को यूज़ करते हैं। जब वो फाइनली ट्रेन हो गया है, उसके बाद हमने कोई इनपुट दिया तो हम वो डिकोडर पे पास करवाते हैं, और वो अपने पुराने डेटा के बेसिस पे तुम्हारी वैल्यू को तुम्हें रिज़ल्ट ला के देता है, ठीक है। तो अगर मैं इनकोडर समझूँ तो इनकोडर में 3-4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब डेटा इनकोडर पे जाता है, मतलब कि जब मैंने अपना इनपुट जो है वो इनकोडर पे पास कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है टोकनाइजेशन, ठीक है। टोकनाइजेशन होने के बाद मैं अटेंशन कैलकुलेट करके उसकी एम्बेडिंग्स बना देती हूँ, ठीक है। ये और ये जो एम्बेडिंग्स होती हैं, दीज आर फाइनल आउटपुट ऑफ इनकोडर, ठीक है। अब ये जो आउटपुट है, दिस इज़ देन यूज्ड बाय द डिकोडर एज अ नॉलेज, इसका एक नॉलेज की तरह यूज़ करता है, या इसे एज एन इनपुट की तरह यूज़ करता है। फिर उस पर जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, मान लो उस पर क्वेश्चन आया व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो इसको भी फिर टोकन में डिवाइड करेगा, एम्बेडिंग में डिवाइड करेगा, वो सारी चीज़ें करेगा, और उसके बाद इसके साथ कंपेयर करके, इस इनपुट के साथ कंपेयर करके वो तुम्हारा फाइनल आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो पहला स्टेप हम पहले मान लेते हैं, अब हम इनकोडर पे आते हैं, ठीक है। इनकोडर पे जब हमारे सबसे पहला स्टेप होता है हमारा टोकनाइजेशन का। टोकनाइजेशन में क्या होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम इनके बारे में चलो ज़रा इसकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी तब बात करेंगे। बट अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो होता यही है, एक इनकोडर है जिस पे तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा को हम तोड़ते हैं और उसके बाद उसकी फाइनल एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं। वही एम्बेडिंग्स यूज़ होती हैं हमारे डिकोडर में, और हमें एक आउटपुट डेटा या एक न्यू डेटा जनरेट करके देती है, और ये पास होती है तुम्हारे वाया डिकोडर। एम्बेडिंग्स होती क्या हैं तुम्हारी, एम्बेडिंग्स बेसिकली तुम्हारे होते हैं वेक्टर वैल्यूज़। वेक्टर तुम्हारे होते हैं न्यूमेरिक एरे 0.1, 0.7, 0.9 ऐसे करके ये वैल्यूज़ होती हैं, और आउटपुट में इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके तुम्हारा आउटपुट जनरेट होता है। तो अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या है, तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ये बोलता है कि हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, इनकोडर डिकोडर। इनकोडर ब्लॉक हमारा यूज़ होता है कि हम एक इनपुट लें, उसको टोकनाइज़ करें। देखो, हम एक इनपुट लें, उसको हम टोकनाइज़ करें, टोकनाइज़ करने के बाद हम उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करें, एम्बेडिंग्स क्रिएट करने के बाद हम उसे डिकोडर में पास करें, डिकोडर फिर उन एम्बेडिंग्स को यूज़ करके एक नया आउटपुट जनरेट करे। यही हमारा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बोलता है। अब होता है उसमें यह है कि कुछ जो हमारे मॉडल्स बने हैं वो
सिर्फ इनकोडर को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो जो सिर्फ डिकोडर को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे आई थिंक जीपीटी जो है वो डिकोडर को ही फॉलो करता है और बर्ड जो है वो सिर्फ इनकोडर को फॉलो करता है, ओके। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। अब हम आते हैं टोकनाइजेशन पे। टोकनाइजेशन क्या होता है? अब हम इनकोडर का पहला स्टेप समझ रहे हैं, विच इज़ टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब है कि तुम एक, अगर तुम पे बहुत ज़्यादा कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट है, विच इज़ तुम्हारा बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं, ये सारी है, तो या तो तुम उसे सेंटेंसेस में ब्रेक करोगे या फिर तुम उसे वर्ड्स में ब्रेक करोगे, ठीक है। तो दो तरीके के टोकनाइजेशंस होते हैं, एक होता है सेंटेंस टोकनाइजेशन, दूसरा होता है तुम्हारा वर्ड टोकनाइजेशन। और टोकनाइजेशन का मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली अगर तुम पे एक लेटर, एक सेंटेंस के टर्म्स में समझो, अगर तुम पे सेंटेंस है दी कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली, तो टोकनाइजेशन का मतलब है कि ये इसको डिवाइड कर देगा, द अलग कर देगा, कैपिटल अलग, ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली। अब ये किस तरीके से करता है डिवाइड, वो फिर टोकनाइजेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला होता है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में ये क्या करता है कि ये पहले इस पूरे इस टेक्स्ट को स्मॉल वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा। ये बोलेगा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली, ठीक है। अब अगर इसमें ऐसा होता कि अगर मेरे पास एक सेंटेंस होता कि राहुल सेज ही लाइक्स द इंडियन कैपिटल दिल्ली वेरी मच, इसमें इंग्लिश में मत जाना, अब जो भी है, ठीक है, और फुल स्टॉप। तो अब इसमें तुम देखोगे तो इसने क्या करा है, देखो इसमें ये भी एक है, ठीक है, एक कॉमा भी पंक्चुएशन है, फिर एक इन्वर्टेड कॉमास की पंक्चुएशन है, फिर कॉमा, ये फुल स्टॉप, ये, ठीक है। तो जब इसमें टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन डालेगा तो आ जाएगा हमारे पास राहुल सेज, क्या है ये, ही लाइक्स द इंडियन, ही लाइक्स द इंडियन कैपिटल वेरी मच। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन यही बोलता है, वो क्या करता है, तुम पंक्चुएशंस को रिमूव कर देते हो और सारे लेटर्स को लोअर केस में ले आते हो। अब ये वाली चीज़ वैसे तो तुम देखोगे तो अच्छी ही है, बट इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर मान लो मैं अगर मेरे पास एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ड तो सेम है, बट वो जब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है तो उसका मतलब अलग अलग हो जाता है, उस केस में ये वाली चीज़ फेल हो जाती है, क्योंकि हमने दोनों को स्मॉल में डाल दिया। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक लेटर है, राहुल सेज ही लाइक्स द इंडियन कैपिटल वेरी मच, राहुल ऑल्सो लाइक्स राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स। तो अब क्योंकि ये कैपिटल जो है वो स्मॉल में ही है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जब वो यही चीज़ जब एक मॉडल को पास होगी इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, तो वो इस वाले कैपिटल में और इस वाले कैपिटल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये वाला टोकनाइजेशन जो मेथड होता है इसे इतना प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक तो स्मॉल केस में कर दे रहा है और क्योंकि ये स्मॉल लेटर में कर दे रहा है, तो उन दोनों वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट कर पाना एक मॉडल के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्टॉप वर्ड रिमूवल। टोकनाइजेशन का जो दूसरा हमारे पास मेथड है वो है स्टॉप वर्ड रिमूवल। स्टॉप वर्ड रिमूवल में क्या होता है, स्टॉप वर्ड रिमूवल में हम पहले जितने भी ये स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, देखो इज़, द, एम, देयर, हेयर, ये जितने भी स्टॉप वर्ड्स हैं ना, इनको ये रिमूव कर देगा टेक्स्ट से और उसके बाद टोकन्स क्रिएट करेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ राहुल, जैसे ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें इज़ द ये हट जाएगा, ऑफ हट जाएगा, तो मेरे जो टोकन्स बनेंगे वो 3 बनेंगे, ही, प्रेसिडेंट, इंडिया। अब इसमें ये ध्यान रखना कि हमने
वो नहीं हटाया, हमने इसे स्मॉल लेटर नहीं करा है, इसको पी बी को स्मॉल नहीं करा है, इसको भी, दे आर ऑल बिगर। बट हमने क्या कर दिया है कि हमने जो स्टॉप वर्ड्स है, जो इज़ द, जिससे ज़्यादा कोई रेलेवेंस फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इंडिया, जैसे अगर तुम खुद ही समझो, अगर मैं बोलूँ इंडिया की कैपिटल दिल्ली थोड़ी है, मतलब दिल्ली, हाँ, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अगर मैं दिल्ली और ये हटा दूँ और मैं बोल दूँ दिल्ली कैपिटल इंडिया, तो मुझे समझ में आ गया ना कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। वो तो हम समझने के लिए इज़ द ऑफ द स्टॉप वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट वैसे भी तो समझ में आ ही जाता है, राइट। मेरे तो 3 टोकन्स बन गए, दिल्ली कैपिटल इंडिया, या आसपास की बातें हो रही है, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे स्टॉप वर्ड्स रिमूवल। फिर तीसरा मेथड होता है एन ग्राम्स वाला। एन ग्राम्स में क्या होता है कि देखो, जैसे तुम्हारा एक वर्ड होता है स्टेटस को, ठीक है, वैसे ये 2 अलग अलग है, स्टेटस अलग है, को अलग है। पर जब हम एन ग्राम्स को एक साथ लेके चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्टेटस को एक ही टोकन मानते हैं, हम उसे डिवाइड नहीं करते। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तुम्हारे टोकन्स तुम्हारे और बेटर रिफाइंड क्रिएट होते हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा एक मेथड आता है स्टेमिंग। स्टेमिंग में क्या होता है, जैसे अगर तुम्हारे पास लेटर है ही, जैसे लव, लवर, लवेबल, और क्या होता है, लव, लविंग, ऐसे करके तुम्हारे टेक्स्ट में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो एक ही टोकन बनाएगा लव, और वो लव, लवेबल, लवर ये जितने भी आएंगे इन सबको यही यूज़ करके रेफ़र कर लेगा। बार बार सेम जो वर्ड जिसका बेस वर्ड सेम है और उसको ही उसका ही एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारी यूज़ करे गए हैं, उस केस में वो क्या कर रहा है कि वो सेम ही वर्ड को यूज़ कर रहा है टू क्रिएट अ टोकन, ठीक है। अब अगर इसकी हम समरी लिखें तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि टोकनाइजेशन इज़ द मेथड जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम एक लार्ज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट को डिवाइड कर दे रहे हैं इनटू टोकन्स, भले हम अब उसे कैसे भी करें। इट इज़ बेटर टू हैव अ lesser number of tokens without disrupting the semantic meaning, without disrupting the semantic meaning of the text। तो मुझे सेमेंटिकली उस टेक्स्ट को अब्रप्ट नहीं करना है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने कम टोकन्स बने, जितने कम टोकन्स में मेरा सारा डेटा समझा पाऊँ मैं अपने मॉडल को, उतना मेरे लिए अच्छा है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न आता है 2 चीज़ों में, एक आता है तुम्हारा अटेंशन और तीसरा आता है तुम्हारा एम्बेडिंग, जो मेरा फाइनल आउटपुट है, ठीक है। अब हम देखते हैं अटेंशन का मतलब क्या होता है। देखो, अटेंशन को ही यूज़ करके फाइनली एम्बेडिंग क्रिएट की जाती है, ठीक है। अटेंशन में होता क्या है, अटेंशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जब हम इनकोडर ब्लॉक में अटेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हर एक टोकन को एक वेटेज दे रहे हैं कि, और वो वेटेज कैसे डिसाइड होती है कि उसकी वजह से जो नेक्स्ट टोकन आया है या उसकी वजह से दूसरे किसी टोकन पे क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ द डॉग बार्क्स हैविली, तो डॉग और बार्क का एक दूसरे पे हाई इम्पैक्ट है, बार्क्स और हैविली का एक दूसरे पे हाई इम्पैक्ट है, इफ़ नॉट वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू डॉग्स एंड बार्क्स, बट है। तो अगर मैं इसे इन वर्ड्स को मतलब अगर मैं इसे ग्राफ में रखने की कोशिश करूँगी तो मैं यही कोशिश करूँगी कि डॉग्स और बार्क्स जो हैं वो आसपास आए, और हैविली भी इफ़ नॉट वेरी क्लोज, थोड़ा दूर भी आ रहा है तो बट ऑन द सेम लाइन्स आएगी, ठीक है। डॉग कैन बार्क हैविली, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि द डॉग वाज बार्किंग एंड द वुमेन केप्ट शाउटिंग, तो हम अटेंशन के थ्रू ये कैलकुलेट करते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें जब हम ग्राफ में रखते हैं उन्हें पास रखना है। तो जैसे कि डॉग हो गया, बार्किंग हो गया, ये आसपास हैं, वुमेन हो गया, शाउटिंग हो गया, ये आसपास है।
तो अब अगर मुझे एक नया वर्ड बनाना है या एक नया वर्ड कैलकुलेट करना है और मेरे पास मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे फेड है कि टॉमी जो है वो एक डॉग का नाम है, और मैं बोलूँ कि व्हाट कुड पॉसिबली बी अ डॉग नेम फॉर माई दिस, तो वो देखेगा अच्छा डॉग है, बार्क भी कर रहा है, टॉमी भी है, तो टॉमी दे देगा। वो फिर वुमेन के नाम नहीं देगा। मान लो वुमेन के नाम में अवंतिका है, तो वो डॉग के आसपास जो टोकन्स हैं उन्हीं के पास जाएगा, राइट। तो अटेंशन के थ्रू हम इनकोडर ब्लॉक हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसका वेटेज निकालते हैं कि उसका क्या वेटेज है और लोगों के उसमें, और जितना वेटेज ज़्यादा होगा वो उतना पास इन अ ग्राफ शो होते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं क्लोज़ कर दूँ तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग, ठीक है। इनकोडर ब्लॉक में क्या बोल रहा है वो देखो, ईच टोकन इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर टोकन एंड अ प्रॉपर एम्बेडिंग इज प्रोवाइड। वेक्टर वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टोकन एंड द अदर टोकन्स विथ विच इट फ्रीक्वेंटली अपेयर्स। डिकोडर लेयर में फिर हम इसको वो करते हैं, तो जैसे अगर मान लो अटेंशन करके हमने अटेंशन कर दिया हमने, ठीक है, अटेंशन हमें पता चल गई कि ये इसके पास है, ये इसके पास है। हर एक टोकन जैसे मान लो डॉग है, बार्क है, कैट है, इन सबको एक वेट मैंने दे दिया कि डॉग और बार्क दे आर ऑन द सेम लाइन, दे हैव सेम वेटेज। डॉग बार्क का कैट से कोई मतलब नहीं है, तो मे बी इसको हमने टू दे दिया। अब क्या होता है, एक मॉडल के पास बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो इस टोकन को क्लासीफाई करता है, ठीक है। इट कुड बी कि वो पर्सन है या नहीं है, एनिमल है या नहीं है, ग्राउंड एनिमल है, जो भी क्लासेस हैं उसके बेसिस पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन टोकन्स को डिवाइड कर रही हूँ। और फिर हर टोकन के लिए एक एम्बेडिंग क्रिएट होती है जिसमें पहले तो उसकी वेटेज होती है जो और के हिसाब से, बाकी पर्सन है या नहीं है, एनिमल है, हाईली लाइकली पॉसिबल कि वो एनिमल है, और ये 1.0, 0.0, 0.1 पर्सन है या नहीं है, तो इट कुड ऑल्सो बी -1। ऐसे करके एक एम्बेडिंग क्रिएट हो जाती है। यही एम्बेडिंग्स तुम्हारी जो होती है ना, बेसिकली ये यूज़ होती हैं व्हेन तुम्हें इसे ग्राफ में डालना होता है। मतलब देखो, जैसे अगर मैं इसको ग्राफ में बनाना चाह रही हूँ और मेरा ये है कि वन वाले जो है यहाँ पे पर्सन वाले मैंने 3 पे डाले हुए हैं, एनिमल वाले मैंने 2 पे डाले हैं, ग्राउंड एनिमल्स मान लो मैंने 1 पे डाले हैं, 1 2 3। तो मैं देखूँगी डॉग वाला पर्सन पे आ रहा है तो 2 पे आ रहा है डॉग, ठीक है। 2 फिर 2 और 3 के बीच में कहाँ पे आ रहा है, इधर पे आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये एम्बेडिंग्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके उसे एक ग्राफ में एक पॉइंट लोकेट दे रहे हैं, ठीक है। और फिर जो सिमिलर वर्ड्स होंगे जैसे डॉग हो गया, बार्क हो गया, एनिमल हो गया, वो सारे क्या होंगे, वो उसी के आसपास होंगे। जैसे बार्क होगा तो बार्क की भी जो एम्बेडिंग बनेगी वो इसी के आसपास बनेगी। पर अगर वुमेन की बनेगी तो वुमेन इस वाले क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करेगी, वो तो 3 वाले पे आएगी, तो वुमेन तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से एम्बेडिंग क्रिएट की जाती है। फिर वुमेन और अवंतिका ज़्यादा पास पढ़ेंगे ऑब्वियसली। और वो क्या मतलब तुम समझ रहे हो, उसका एक वेट है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मैंने ग्राफ में उसकी एक लोकेशन सेट कर दी है। तो जब हम इनकोडर ब्लॉक होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रेनिंग ब्लॉक, ठीक है। इनकोडर ब्लॉक जो होता है जिसे हम ट्रेनिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को टोकन्स में डिवाइड कर रहे हैं और हम उसकी एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। और हम जब एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं मतलब हम हर एक टोकन के लिए एक वेक्टर असाइन कर रहे हैं विच इज़ नथिंग बट सेट ऑफ वैल्यूज़ जिसके बेसिस पे हम उसे ग्राफ में एक वैल्यू, ग्राफ पे एक पॉइंट एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट एम्बेडिंग हैपेंस इन द इनकोडर ब्लॉक। फिर डिकोडर ब्लॉक में क्या होता है, अब डिकोडर ब्लॉक में क्या होता है वो देखता है कि जैसे मान लो मेरा एक है द डॉग इज़ डैश, ठीक है। तो अब उसने क्या करा, उसने एक टोकन देखा, उसकी एम्बेडिंग क्रिएट करी, ठीक है। अब इसके पास इसने बोला कि पहले हमने स्टॉप वर्ड्स हटा दिए, ठीक है। फिर अब हम डॉग का देख रहे हैं, डॉग की एम्बेडिंग कुछ आई। फिर हम देख रहे हैं कि डॉग के आसपास कौन सी एम्बेडिंग है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास बार्किंग था, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिवर्स जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे बार्किंग इज़, ठीक है। अब द डॉग इज़ बार्किंग, अगर मान लो यहाँ पे होता वेरी लाउडली, तो ये देखता कि डॉग इज़ बार्किंग। अब ये देखता क्या ये बार्किंग का जो है
उसका और ये वेरी का क्या रिलेशन है, क्या ये आसपास है, मतलब वेरी लाउडली क्या ये आसपास हैं। अगर ये आसपास हैं तो ये बार्किंग यहाँ पे ला के रखेगा। अगर मान लो इसी की जगह द डॉग इज़ इन कलर होता, ठीक है, तो ये ढूंढता है, ये बोलता बार्किंग, पर बार्किंग तो यहाँ तक तो ये सही बैठ रहा है, पर क्या बार्किंग इसके नेक्स्ट वाले पे सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो ये बार्किंग नहीं लाता। फिर ये कुछ और एक वर्ड ढूंढता, फिर ये कोई और वर्ड ढूंढता। सो फॉर एग्जांपल अगर इसने द डॉग इज़ साइलेंट, फिर ये देखता है इस टोकन का इस पे और इस पे क्या फ़र्क है, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका वेटेज क्या है। अगर वेटेज कम है तो ये इसको नहीं लाएगा, क्योंकि इसका मतलब कि ये इन दोनों से रिलेटेड नहीं है। अगर हम बोले इज़ ब्लू इन कलर, तो ब्लू का कलर के साथ पास है, दे आर रिलेटेबल, ठीक है, तो ये बोल देगा ठीक है द डॉग इज़ ब्लू इन कलर। तो जब हमारा जब अटेंशन को जब हम समझते हैं तो हम बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हमारे हर एक टोकन को एक वेटेज एसोसिएट कर रहे हैं उसके आसपास के टोकन्स के हिसाब से। जैसे ब्लू को भी कलर के हिसाब से एक वेटेज असाइन किया हुआ है, और जब हम डिकोड और उसके बाद उसकी एम्बेडिंग बना के हमने इनकोडर पे करके डाल दिया। फिर जब हम डिकोड कर रहे हैं तो जब हम उसमें कोई एक वर्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसके पहले और उसके बाद वाले वर्ड्स के हिसाब से ये देख रहे हैं कि क्या वो उनका जो वेटेज है इज़ इट ऑलमोस्ट सेम, क्या इसका और इसमें कुछ रिलेशन है या नहीं है। अगर है तो फिर वो नेक्स्ट उस पर जाता है। तो यूजुअली ऐसा होता है जब वो नए सेंटेंसेस बना रहा होता है, या फॉर एग्जांपल अगर वो बोल रहा होता है कि तुम बोलते हो कि राइट अ कवर लेटर ऑफ फॉर मी, तो वो यही कर रहा है, वो हर एक वर्ड को ले रहा है और वो देख रहा है कि क्या ये वर्ड इससे रिलेटेड है या नहीं है, क्या ये इससे पास है या नहीं। जहाँ जहाँ वो सही होता जा रहा है वहाँ वहाँ वो क्या कर रहा है, वो ऐसे करके सेंटेंसेस बना रहा है। और ह्यूमंस भी ऐसे ही करते हैं ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं इंटरनली इन माई ओन न्यूरल नेटवर्क मैं यही तो कर रही हूँ ना, द डॉग इज़ ब्लू इन कलर, तो मुझे लगेगा कि यार ब्लू तो यार वैसे तो सही है, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ब्राउन ज़्यादा सही बैठ रहा है, तो मुझे लगता है डॉग माइट बी ब्राउन इन कलर। या तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने उस पर उसका वेटेज देख रही हूँ, मेरे डेटा पे मैं उसका वेटेज देख रही हूँ कि क्या ये सही है या नहीं है। सिंटैक्टिकली सही हो सकता है, क्या सिमेंटिकली भी सही है या नहीं है। तो अटेंशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, देखो दो चीज़ें आ गई इसमें, तीन चीज़ें आ गई हमने पढ़ ली अभी तक। पहला है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अगर वर्ड टोकनाइजेशन के हिसाब से देखें तो हम एक सेंटेंस को टोकन्स में डिवाइड कर रहे हैं, वर्ड्स में डिवाइड कर रहे हैं। फिर हम उस वर्ड की अटेंशन निकाल रहे हैं कि उसका दूसरे वर्ड पे क्या इम्पैक्ट है या तीसरे वर्ड पे क्या इम्पैक्ट है, उनका क्या रिलेशन है, उसकी हम उसको एक वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, वो उसकी अटेंशन वैल्यू होगी। और फिर हम एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वो उसकी वेटेज तो है ही है, प्लस उसके और फीचर्स के हिसाब से उसे वैल्यू सेट करिए जो कि एक ग्राफ में सेट हो सके, ठीक है। और जब हम डिकोड कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक वर्ड पिक कर रहे हैं और हम उस वर्ड को पिक करने के बाद देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा सबसे नेक्स्ट रेलेवेंट क्या है। फिर हम देख रहे हैं कि उस वर्ड के साथ सबसे नेक्स्ट रेलेवेंट क्या है, नेक्स्ट एम्बेडिंग क्या है, और फिर उस हिसाब से हम आउटपुट जनरेट करके दे रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट अटेंशन इज़ ऑल अबाउट। अब अगर हम इसको देखें तो यू वुड सी कि ये यही बोल रहा है, सीक्वेंस ऑफ टोकन है, हम नेक्स्ट टोकन की एम्बेडिंग, इसको नेक्स्ट टोकन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले वाले सीक्वेंसेस को देखते हैं और उसके बाद उसका रिलेटिव इन्फ्लुएंस देख रहे हैं नेक्स्ट टोकन पे। अब वेट्स जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। एक मल्टी हेड अटेंशन भी होता है जिसमें हम एक साथ बहुत सारे ऑल्टरनेटिव टोकन्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं, तो दैट इज़ मल्टी हेड अटेंशन। और फिर इसने क्या बोला, फुल्ली कनेक्टेड यूजेस द स्कोर इन द कैलकुलेटर टू प्रिडिक्ट द मोस्ट, दैट इज़ व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, इज अपेंडेड एंड देन द नेक्स्ट इटरेशन रन्स। दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन द डिकोडर ब्लॉक, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं ना तुम्हारे, वो अज़्योर ने बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स प्रोवाइड करे हुए हैं, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। दे हैव नॉट लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं। तुम ओपन एआई का यूज़ कर सकते हो, हगिंग फेस के मॉडल्स हैं उस पर, फेसबुक के मॉडल्स हैं, तो वो है। आई थिंक वंस वी विल गेट इन टू दोज एक्सरसाइजेज जहाँ पे हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, विल गेट इन टू दैट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल में क्या डिफरेंस है, को पायलट्स क्या होता है, तो वील गो थ्रू दीज इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक तो आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड कि क्या है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कि हम कर क्या रहे हैं।
आई कैन समराइज इट अगेन। हमारा एक इनपुट है, हम जब इनकोडर ब्लॉक में हम ट्रेन कर रहे हैं उसको, हम इनपुट वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, हम वोकैबुलरी पास कर रहे हैं, और हम हर एक वर्ड के हिसाब से उस वर्ड को हम एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। उसकी एम्बेडिंग्स आर नथिंग बट तुम्हारे एक वेक्टर में 3 डिमेंशनल ग्राफ है, उसमें तुम एक वैल्यू असाइन कर लो कि ये यहाँ पे प्लेस्ड है। फिर जो जो उसके पास होंगे, जैसे डॉग, बाग, इनकी एम्बेडिंग्स जो क्रिएट होंगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, तो वो आसपास ग्राफ में क्रिएट होंगी। फिर ये इनकोडर जब एम्बेडिंग बन जाती है, फिर हम डिकोडर बना रहे होते हैं, तो हम हर एक वर्ड को जब यूज़ कर रहे होते हैं, सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके पास वाला कौन सा है। फिर जो उसके पास वाला है वो वर्ड हम उसको करके रिज़ल्ट जनरेट कर रहे होते हैं। दैट इज़ वॉट ट्रांसफॉर्मर मॉडल इज़ अबाउट। इसके ऊपर एक पेपर भी है, अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, यू कैन गो थ्रू दैट पेपर। आई विल ऑल्सो गो थ्रू दैट, आई हैव गॉन थ्रू दैट पेपर। मैं उसके बारे में एक बार दोबारा आई वुड लाइक टू गो थ्रू इट एंड फिर उस पर कुछ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई होप इट मेड सेंस टू यू, आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग अबाउट इट। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ राइट, गिव इन द कॉमेंट्स एंड वी कैन talk about it. Okay then, toodaloo, bye, happy learning, and yeah, have a good day, bye bye.